गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। आखिर किसके लिए है ये गुड न्यूज़? ये गुड न्यूज़ है अपार्टमेंट्स के ओनर्स के लिए। आखिर क्या है ये गुड न्यूज़? ये गुड न्यूज़ है कि अब अपार्टमेंट्स के ओनर को अपार्टमेंट के साथ साथ मिलेगा जमीनी हक। बिल्कुल सही सुना आपने, अपार्टमेंट्स के साथ मिलेगा अब जमीनी हक। आखिर कैसे मिल सकता है आपको ये जमीनी हक? इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी से। विष्णु जी राजस्थान की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि 40, CII, लायंस क्लब, जय क्लब, आप बहुत सारी संस्थाओं के साथ साथ आप अग्रवाल समाज से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे कई बड़े संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और आज आप हमें बताएंगे कि आखिर कैसे मिल सकता है आपको भी ये जमीनी हक। तो विष्णु सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर क्या है ये राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट संपूर्ण राजस्थान में सभी अपार्टमेंट्स पे, चाहे से वो अपार्टमेंट्स कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, पे ये एक्ट लागू होता है। अभी तक हम किसी भी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, कमर्शियल स्पेस परचेज कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, जितना स्पेस हम परचेज कर रहे हैं, उसी की हमें रजिस्ट्री होती थी। वह जो अपार्टमेंट जिस प्लान पे बना हुआ है, उसमें जो फ्लैट परचेज कर रहा है, कमर्शियल स्पेस परचेज कर रहा है, उसका कोई मालिकाना हक नहीं होता था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लागू होने से अब आप कोई भी फ्लैट परचेज करेंगे, कमर्शियल स्पेस परचेज करेंगे, तो जो एरिया परचेज कर रहे हैं उसके अतिरिक्त आपको उस लैंड का मालिकाना हक भी मिलेगा। और जब उसकी रजिस्ट्री होगी तो उस रजिस्ट्री के अंदर उस ज़मीन का आपका जो हिस्सा है उसकी भी अब रजिस्ट्री होगी। सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब अपार्टमेंट्स में फ्लैट लेने वाले व्यक्ति को उसका मालिकाना हक जमीन पे भी मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पहले से बनी हुई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पे भी ये एक्ट लागू होता है या नहीं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट सभी प्रकार के अपार्टमेंट्स जो इस एक्ट के लागू होने से पहले बन चुके हैं या जो अब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं या जो आगे बनने वाले हैं, सभी पर यह एक्ट लागू होता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि उस अपार्टमेंट में 4 या उससे अधिक यूनिट होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे प्लॉट है और उसमें 3 यूनिट बनी हुई है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, और 3 ही फैमिली उस पर ऑक्यूपाई है, तो उस पर यह अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं होता है। इस अपार्टमेंट एक्ट के लागू होने के लिए बेसिक कंडीशन है कि 4 या उससे अधिक यूनिट होनी चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी बिल्डिंग 10 साल पहले बनी है इस एक्ट के लागू होने से पहले, तो भी ये एक्ट उन पर लागू होगा। सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, लेकिन एक सवाल और उठता है कि इस एक्ट में जमीनी हक के साथ साथ कॉमन एरिया एवं फैसिलिटीज का भी हक जो है वो ऑनर को मिलेगा। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये कॉमन एरिया फैसिलिटीज को कैसे डिफाइन किया गया है और इसका बेनिफिट ऑनर को कैसे मिल सकता है? जी हाँ, यही इस एक्ट की खास बात है कि इसमें जमीन के मालिकाना हक के साथ साथ आपको कॉमन एरिया और फैसिलिटी में भी आपका मालिकाना हक रहेगा। आखिर ये कॉमन एरिया और फैसिलिटी क्या है? तो सबसे पहले कॉमन एरिया में आता है लैंड। अपार्टमेंट जिस लैंड पे बना हुआ है वो कॉमन एरिया के अंदर काउंट की जाएगी। अब हम कॉमन एरिया में लेते हैं बेसमेंट, बीम, कॉमन वाल, स्टेयर्स, लिफ्ट, लॉन, पार्किंग एरिया, कोई भी एरिया जो पर्टिकुलर किसी अपार्टमेंट, किसी फ्लैट के साथ सेल किया हुआ है, उसको छोड़कर पूरा एरिया कॉमन एरिया और फैसिलिटी कहलाएगी। इस एक्ट के अंदर जितना भी कॉमन एरिया है उन सब का मालिकाना हक सभी फ्लैट्स वालों को मिलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमन एरिया में गैस पाइपलाइन, क्लब हाउस, फायर, डीजी सेट की जगह सभी कॉमन एरिया में ही मानी जाएगी। विष्णु जी, आपने बताया हमें ये बहुत सारी कॉमन फैसिलिटीज़ के बारे में, लेकिन बात ये है कि जितने भी अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स हैं उन सभी को इसका मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन आखिर अगर सभी को इसका मालिकाना हक मिलेगा तो इसकी कैलकुलेशन किस आधार पे की जाएगी? आज हम किसी भी बिल्डिंग में कोई फ्लैट या कॉमर्शियल स्पेस परचेज कर रहे हैं
तो उसका एक पर्टिकुलर बिल्टअप एरिया होता है और जो रजिस्ट्री होती है उसी बिल्टअप एरिया के आधार पर होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस अपार्टमेंट का टोटल बिल्टअप एरिया निकालेंगे और उस अपार्टमेंट में जितने भी फ्लैट्स या जगह है उनका अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर उस एरिया को हम टोटल बिल्टअप एरिया को अलग अलग फ्लैट्स के अंदर परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से जो कॉमन फैसिलिटी है उनको हम पूरी कैलकुलेट करेंगे और जो भी फ्लैट्स है, कॉमर्शियल स्पेस है, उनका जितना परसेंटेज आ रहा है उसके हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हर फ्लैट का टोटल फैसिलिटी में, टोटल बिल्टअप एरिया में उनका एक परसेंटेज फिक्स हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉमन एरिया का परसेंटेज है ये अनडिवाइडेड होता है। ये एक बार फिक्स हो गया तो इसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। अब राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट पूरे राजस्थान में लागू हो चुका है। अब आप कोई भी स्पेस परचेज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, लीज करते हैं, तो जब आप उसकी रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो उस रजिस्ट्री के अंदर उस बिल्डिंग की पूरी डिटेल लिखी जाएगी। सबसे पहले उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स हैं, उनका कॉमन एरिया कितना है, जो आप फ्लैट्स परचेज कर रहे हैं उसका कितना परसेंटेज है और उस कॉमन एरिया में क्या क्या फैसिलिटी है, इन सबको अब रजिस्ट्री में मेंशन करना कंपलसरी हो गया है। अब आप किसी भी अपार्टमेंट में कोई भी स्पेस परचेज कर रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये सभी चीज़ें रजिस्ट्री में मेंशन है या नहीं है, क्योंकि अब ये रजिस्ट्री में मेंशन होना ज़रूरी है। तो आप कोई भी रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आप देखिएगा कि उसमें कॉमन एरिया का सारी डिटेल, बिल्डर्स की डिटेल, उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सारी डिटेल उसमें होना बहुत ज़रूरी है। सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अब हम अगर कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई कॉमर्शियल एरिया परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कॉमन फैसिलिटीज़ में भी बेनिफिट मिल जाएगा। रजिस्ट्री के दौरान वो सब लिखा जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर पहले से परचेज किया हुआ फ्लैट है या कोई कॉमर्शियल फ्लैट है तो उसमें कैसे ये मालिकाना हक कॉमन फैसिलिटीज़ में मिल सकता है? यदि आपने इस एक्ट के लागू होने से पहले ही कोई भी फ्लैट या कॉमर्शियल स्पेस परचेज किया हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आपके अपार्टमेंट्स में 4 या उससे अधिक यूनिट है तो ये एक्ट आप पे भी लागू होता है और आपको भी ज़मीन का और कॉमन फैसिलिटी का मालिकाना हक मिलेगा। इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया है कि जो भी अपार्टमेंट्स इस एक्ट के लागू होने से पहले बने हुए हैं, प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स को 3 मंथ्स के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फ्लैट्स ओनर की डिटेल और उसकी सबलीज के संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। जैसे ही एक बार प्रमोटर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सारी डिटेल सबमिट करेगा तो आपको भी लैंड का और कॉमन फैसिलिटी का मालिकाना हक मिल जाएगा। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये पुरानी बिल्डिंग्स पे भी लागू होता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाने वाले बिल्डर्स या हम कह सकते हैं उन्हें प्रमोटर्स हैं, उन पर किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस लागू होते हैं? राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट एक बहुत ही अच्छा और क्लियर एक्ट है। इसके अंदर बिल्डर्स और प्रमोटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई हुई है। बिल्डर्स और प्रमोटर्स को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सभी फ्लैट्स की डिटेल, उनका कॉमन एरिया, उनका बिल्टअप एरिया, उनका कितना परसेंटेज है और कॉमन फैसिलिटी क्या है, सभी चीज़ें, लेआउट प्लान, प्लम्बर प्लान, सभी चीज़ें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करनी होगी और अपार्टमेंट्स ओनरशिप की भी एसोसिएशन बनानी होगी। इस एक्ट के अंदर बिल्डर्स और प्रमोटर्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये सभी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। यदि कोई भी बिल्डर्स इसको टाइम से सबमिट नहीं करता है तो इसके अंदर इंटरेस्ट का भी प्रोविजन रखा गया है और पेनल्टी का भी प्रोविजन रखा गया है। यदि किसी बिल्डिंग के अंदर बिल्डर्स और प्रमोटर्स नहीं हैं या वो अभी अवेलेबल नहीं हैं तो इसके अंदर इस एक्ट में जो वेलफेयर सोसाइटी है, एसोसिएशन है, उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सभी इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं। इस एक्ट में एक और ये प्रोविजन किया गया है कि अब जो भी नई बिल्डिंग बनेगी तो उसके अंदर बिल्डर्स को बिल्डिंग प्लान अप्रूवल होने के बाद में विदिन 1 ईयर आपको उस फ्लैट्स की कॉमन फैसिलिटी की सारी इंफॉर्मेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करना है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस एक्ट में बिल्डर्स के ऊपर काफ़ी सारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। सर अभी आपने जब इस बात में जब आप मुझे ये समझाने का प्रयास कर रहे थे तो आपने एक शब्द का उपयोग किया था, वो था अपार्टमेंट्स ओनर्स की एक एसोसिएशन। क्या ये एसोसिएशन इतनी महत्वपूर्ण है? लेकिन अभी अगर हम देखें तो कुछ अपार्टमेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनमें कि ये ओनर्स की एसोसिएशन बनी हुई भी नहीं है और कुछ में बनी हुई भी है। तो इस एक्ट के लागू होने के बाद इनका क्या होगा? राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लागू होने से एसोसिएशन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। अब जो भी अपार्टमेंट्स है उसके अंदर अपार्टमेंट ओनर्स की एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसमें बिल्डर्स ने यदि 10 फ्लैट्स या 2/3 जो भी पहले होते हैं वो फ्लैट अलॉट कर दिए हैं तो उनको एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। यदि किसी केस में बिल्डर एसोसिएशन नहीं बनाता है, अप्लाई नहीं करता है, तो अपार्टमेंट ओनर खुद भी एसोसिएशन बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एक्ट के लागू होने से पहले जो भी अपार्टमेंट्स है उसमें एसोसिएशन बनी हुई है तो इस एक्ट में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज बनाए हुए हैं। इस एक्ट में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज का प्रोविजन किया गया है। उस एसोसिएशन को 6 मंथ के अंदर अपने बायलॉज में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से अमेंडमेंट कर लेना चाहिए। फिर भी यदि कोई एसोसिएशन पहले से बनी हुई है और उसने 6 मंथ के अंदर बायलॉज में चेंज नहीं किया है, अमेंडमेंट नहीं किया है, तो 6 मंथ बाद ऑटोमेटिक रूप से ये मॉडल बायलॉज उस पर लागू माने जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट है और इसके अंदर अपार्टमेंट ओनर्स की एसोसिएशन को मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लागू होने के बाद विष्णु सर, जैसा कि आपने बताया तो ओनर्स एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप हमें इस बारे में बताइए कि जो ये ओनर्स एसोसिएशन है इसके क्या क्या अधिकार हैं और अब इनको क्या क्या कार्य करना होगा। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट आने के बाद अपार्टमेंट ओनर्स की एसोसिएशन एक पावरफुल एसोसिएशन बन गई है। अब आप कोई भी फ्लैट परचेज कर रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस एसोसिएशन से एनओसी लेनी पड़ेगी। आप यदि उससे एनओसी नहीं लेते हैं तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। आपको उसके जो भी ड्यू है वो पहले पे करने पड़ेंगे, वहाँ से एनओसी लेंगे, फिर ही आपकी उसकी रजिस्ट्री होगी। अपार्टमेंट ओनर्स है, आपके ऊपर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं, वो आपके लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसा प्रोविजन किया गया है कि आप सर्वेंट की फैमिली को नहीं रख सकते। सर्वेंट अकेला रह सकता है बट आप उसकी फैमिली को नहीं रह सकते। आप अपने अपार्टमेंट्स को किराए पे देना चाहते हैं तो पहले आपको एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एसोसिएशन के क्या क्या काम है। सबसे पहले तो इस एसोसिएशन के काम है उस प्रॉपर्टी को बनाए रखना, उसकी रिपेयर्स मेंटेनेंस करना, उसके जो भी लीगल टैक्स है, लीज मनी है, यूडी टैक्स है, वो सभी मेंबर से कलेक्ट करना, उनको टाइम से जमा कराना, जो कॉमन फैसिलिटी है उन सबको मेंटेन करना और ये देखें कि किसी भी मेंबर्स को किसी दूसरे मेंबर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं हो और कोई भी मेंबर्स जो कॉमन फैसिलिटी की जगह है उसमें कोई अल्टरेशन नहीं करे। यदि कोई भी फ्लैट ओनर्स डॉगी या और कोई एनिमल्स को भी रखना चाहता है तो सभी एसोसिएशन से, सभी मेंबर से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और जो भी उनके रूल्स है इंजेक्शन वगैरह का वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो मॉडल अपार्टमेंट ओनर्स के बायलॉज है उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग और जनरल मीटिंग 2 तरह का प्रोविजन किया गया है। कुछ ऐसे डिसीजन है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में ही ले सकते हैं, जैसे कि आपको अपने बायलॉज में कोई चेंज करना है या आपको कॉमन फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप किसी प्राइवेट एजेंसी को देना चाहते हैं या आप कोई भी रूल्स हटाना चाहते हैं या नया लागू करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर डिसीजन लेना होगा। इसके अतिरिक्त आप एसोसिएशन की जनरल मीटिंग होगी तो उसके अंदर जो भी जनरल डिसीजन लिए जाते हैं वो लेंगे। तो ये अपार्टमेंट ओनरशिप की जो सोसाइटी है अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल सोसाइटी बन गई है। अब बिल्डर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्डर्स क्या करेगा कि इस जो एसोसिएशन को है उस बिल्डिंग के सभी प्लान, उसका प्लम्बर प्लान, उसका लाइट प्लान, उसके अप्रूव्ड मैप,
कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सारे उनको हैंड ओवर करेगा। इसके अतिरिक्त उस अपार्टमेंट्स में यदि कुछ फ्लैट सेल नहीं हुए हैं और वो बिल्डर के पास है, तो उन सब का भी मेंटेनेंस चार्जेज बिल्डर को पे करना होगा। यदि कोई मेंबर्स मेंटेनेंस चार्जेज नहीं पे करता है, तो एसोसिएशन को ये अधिकार है कि उस मेंबर्स पर वो उनकी जो कॉमन फैसिलिटी है, क्लब है, पार्क है, लिफ्ट है, उनको उन पर बैन लगा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का रूल्स है कि आप उनकी लाइट और पानी और बेसिक चीज़ें नहीं रोक सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एसोसिएशन टाइम टाइम पे अपने मेंबर्स के एंटरटेनमेंट के लिए भी काम करती है, तो वो सभी मेंबर्स से जनरल मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पारित करके ये काम कर सकती है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी अपने उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए इनकम का भी काम कर सकती है। मान लो किसी भी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए देना है ताकि उस सोसाइटी की इनकम हो, लेकिन उस सोसाइटी की इनकम को पर्टिकुलर किसी फ्लैट ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, वो केवल सोसाइटी के ऑब्जेक्ट के लिए ही खर्च किया जाएगा। ये जो सोसाइटी होती है, इसका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका पर्पज है कि जो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है उसको मेंटेन करना है। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लागू होने के बाद अब ये सोसाइटी पावरफुल हो गई है। अब बेटर तरीके से अपार्टमेंट का मैनेजमेंट होगा और जो बिल्डर लोगों की मनमानी होती थी या जो फ्लैट ओनर की भी मनमानी होती थी कि वो टाइम से मेंटेनेंस चार्जेज नहीं देने थे, दोनों की मनमानी को यहाँ इस एक्ट के द्वारा खत्म किया गया है। ये एक्ट बिल्डर्स के लिए, प्रमोटर्स के लिए और फ्लैट ओनर्स के लिए, अपार्टमेंट ओनर्स के लिए भी, सभी के लिए एक अच्छा एक्ट है। इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि भुज में जब भूकंप आया था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। किसी का फ्लैट्स 11th फ्लोर पे था, किसी का 12th फ्लोर पे था, और वो सब फ्लैट्स उस समय पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई थी। अब उस समय जिनका फ्लैट्स 10th फ्लोर पे था, 9th फ्लोर पे था, उन सबको प्रॉब्लम आ गई कि उस ज़मीन का मालिकाना हक उनका था नहीं, तो वो सबको बहुत परेशानी हुई। ये एक्ट लागू होने के बाद सभी फ्लैट्स ओनर ज़मीन के भी मालिक रहेंगे और जो कॉमन फैसिलिटी है उनका भी हिस्सा रहेगा। एक चीज़ और है, यदि आपका कॉमन फैसिलिटी में ज़मीन में मालिकाना हक होता है तो एक आपका इमोशनल जुड़ाव भी उस बिल्डिंग से हो जाता है। सर, बहुत सारी अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप इस एक्ट के बारे में। इससे कहीं ना कहीं बिल्डर एसोसिएशन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो पहले एक एसोसिएशन बिल्डर्स की बनी हुई थी तो उनकी बातों को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब जो बिल्डिंग यानी कि अपार्टमेंट ओनर्स की जो एसोसिएशन बनेगी तो कहीं ना कहीं उनको भी एक अपनी बात रखने का एक मंच मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जितनी बातें आपने हमें बताई हैं दोनों के बारे में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सोने पे सुहागा है ये पॉलिसी। कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है इसमें हम देख सकते हैं कि जो पुरानी जर्जर पड़े हुए ऐसे अपार्टमेंट्स हैं या ऐसी सोसाइटीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं जीवन दान मिलेगा। लोग रह तो रहे हैं लेकिन वो आज भी बेजान जैसी लगती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे विष्णु जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है वो सच में ही एक सोने का पर सुहागा है। अब आपको एक्टिव होना है। देखिए, सरकार ने तो रूल्स बना दिया, एक्ट बना दिया है। यदि आप एक्टिव नहीं होंगे, आप अपनी एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, आप बिल्डर्स को नहीं कहेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। जो भी चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन यदि आप एक्टिव हैं, आप अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, यदि आपकी एसोसिएशन पहले से बनी हुई है, आप अपने बायलॉज के अंदर आपको तुरंत उसमें अमेंडमेंट कराना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपको उस अपार्टमेंट्स का सभी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए। यदि आपकी उस अपार्टमेंट में बिल्डर्स है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको इकट्ठे कीजिए, अपनी एसोसिएशन बनाइए, बिल्डिंग को मैनेज करिए। तो अब क्या हो जाएगा कि अभी तक जो लैंड, अपार्टमेंट्स की लैंड और जो कॉमन फैसिलिटी, मैं कहना चाहूँगा कि एक तरीके से लावारिस पड़ी थी। अब ये एक्ट आने के बाद से और वो उसका मालिकाना हक आपको मिल जाएगा तो आपका उससे अटैचमेंट हो जाएगा, आप उसको मेंटेन करेंगे। बस अब आवश्यकता है तो जागरूक होने की है। यदि आपकी एसोसिएशन बनी हुई है तो उसमें अमेंडमेंट कीजिए, उस लैंड के सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए
और जल्दी से जल्दी आप अपने अपार्टमेंट का मालिकाना हक, कॉमन फैसिलिटी का मालिकाना हक प्राप्त कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने विष्णु सर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार ने निभा दी है अपनी जिम्मेदारी, सरकार ने निभा दी है अपनी जिम्मेदारी, अब है हमारी बारी। तो हो सकता है कि आपके मन में अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न रह गए हों जिनके जवाब आपको यहाँ से नहीं मिल पाए हों, तो आप बस इतना कीजिए कि आप अपने सवालों को पूछने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमें आप कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपके मन में उठ रहे हैं कौन कौन से सवाल। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सके, ताकि आपको मिल सके इसका सही और सटीक फायदा। साथियों, अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने से जुड़े लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि इन पॉलिसीज़ का बेनिफिट वो भी ले पाएं। सबसे बड़ी बात, घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फिर मिलेंगे हम आपसे जल्द एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ हमारे इस YouTube चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।